कभी सोचा है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे मतलब बिल्कुल मामूली से लगने वाले काम जब हम लगातार करते जाते हैं तो वक्त के साथ हमारी जिंदगी में कितने बड़े पहाड़ जैसे बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो आज हम इसी दिलचस्प विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जेम्स क्लियर की जो बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव असाधारण नतीजे, उसकी एक समीक्षा है और हमारा मिशन है कि इस समीक्षा के जरिए किताब के सबसे अहम विचारों और उसकी बारीकियों को समझें। बिल्कुल। और देखिए, ये समीक्षा सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये उसके मुख्य तर्कों, उसकी ताकतों और हाँ, कुछ जगहों पर जहां वो शायद थोड़ी कह सकते हैं कमजोर पड़ती है, उसका विश्लेषण भी करती है। अच्छा, ये दुनिया भर में। हाँ, और समीक्षा जिस एक सेंट्रल आइडिया पे रोशनी डालती है, वो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा गहरा है ना? समीक्षा के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है? देखें, समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि सिर्फ बड़े सपने देखना या ऊंचे लक्ष्य बना लेना वो काफी नहीं है। असली बदलाव तो उन छोटी लगातार की जाने वाली क्रियाओं और प्रक्रियाओं से आता है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। मतलब यही हमारी प्रणाली या सिस्टम है। ओके, सिस्टम। हाँ, समीक्षा के मुताबिक जेम्स क्लियर इन्हीं छोटी मगर शक्तिशाली नींव डालने वाली आदतों को एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, अणु आदतें। और यही किताब का आप कह सकते हैं मूल है। एटॉमिक हैबिट्स, अणु आदतें। जैसे साइंस में अणु होते हैं ना, सबसे छोटे कण, लेकिन वही हर चीज का आधार बनते हैं। क्या समीक्षा कुछ इसी तरह समझाती है इसे? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि ये उपमा, ये एनालॉजी काफी असरदार है। जैसे अणु मिलकर बड़ी चीजें बनाते हैं, वैसे ही ये एटॉमिक हैबिट्स, जो शायद बहुत छोटी लगें, अकेली देखने पर शायद महत्वहीन भी लगें, वो लगातार करने पर एक बड़ी ताकत बन जाती हैं। समीक्षा बताती है कि क्लियर इन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा देखता है, चक्रवृद्धि ब्याज। शुरुआत धीमी होती है, पता भी नहीं चलता, लेकिन समय के साथ इनका असर एकदम बढ़ता जाता है और फिर असाधारण नतीजे मिलते हैं। ये सफलता के वो अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। ठीक है, तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात, अणु आदतें। लेकिन सिर्फ जानना तो काफी नहीं होता। समीक्षा किताब के प्रैक्टिकल साइड के बारे में क्या कहती है? मतलब अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए कोई फ्रेमवर्क, कोई ढांचा बताया गया है उसमें, है ना? हाँ, और समीक्षा मानती है कि यही किताब की सबसे बड़ी ताकत है, उसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। इसे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहा गया है। 4 नियम। हाँ। समीक्षा के अनुसार पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अपनी अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, क्यूज हैं, उन्हें अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखना और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा देना। अच्छा। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि इससे आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम होती है। जैसे मान लीजिए सुबह जॉगिंग पर जाना है, तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख देना। ये एक तरह से माहौल को अपने पक्ष में करना हुआ। माहौल को बदलना। हाँ। मतलब सिर्फ विल पावर के भरोसे न रहना। ये तो सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? खैर, दूसरा नियम क्या है जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है? दूसरा नियम, जिसे समीक्षा भी काफी आकर्षक मानती है, वो है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। देखिए, आदतें तब ज्यादा टिकती हैं जब वे किसी न किसी तरह से लुभावनी लगें, मजेदार लगें। हाँ, दिलचस्प। समीक्षा बताती है कि क्लियर का सुझाव है कि अपनी मनचाही आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसका आप पहले से आनंद लेते हैं। इसे वो प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। प्रलोभन बंडलिंग? उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई शो देखना बहुत पसंद है, तो नियम बना लें कि वो शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे हो। इससे ट्रेडमिल पर जाना कम उबाऊ और ज्यादा आकर्षक बन जाता है ना। अरे वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है आदत को मजेदार बनाने का। लेकिन कई आदतें शुरू करना ही बहुत मुश्किल लगता है, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे। क्या समीक्षा तीसरे नियम के बारे में कुछ कहती है जो इसमें मदद करे? बिल्कुल। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। और समीक्षा मानती है कि ये नियम जो हमारा आलस होता है ना, उस पर जीत पाने की कुंजी है। इसका सिद्धांत है कि आदत शुरू करने में जो रुकावटें आती हैं, जिसे क्लियर घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं, उसे कम से कम किया जाए। घर्षण कम करना कैसे? समीक्षा क्लियर के 2 मिनट के नियम को खास तौर पर उपयोगी बताती है।
मतलब किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट या उससे भी कम में हो जाने वाले वर्जन से शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना का लक्ष्य रखने के बजाय शुरुआत करें रोज 1 पन्ना पढ़ना से, या सिर्फ किताब खोलकर बैठना। समीक्षा के अनुसार ये जो शुरुआत की बाधा होती है ना, उसे तोड़ देता है और फिर गति बनाना आसान हो जाता है। 2 मिनट का नियम सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, पर क्या ये वाकई बड़ी आदतों के लिए काम करता है या ये सिर्फ बस शुरू करने के लिए है? खैर, चौथा नियम क्या है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, 2 मिनट का नियम दरअसल शुरुआत करने के लिए ही है, ताकि आप उस दिशा में पहला कदम उठा सकें। एक बार गति बन जाए, फिर आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। अच्छा, समझ गया। जहां तक चौथे नियम की बात है, वो है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। समीक्षा इस नियम को आदत को टिकाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानती है। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे फौरन संतुष्टि, ग्रैटिफिकेशन मिले। हाँ, ये तो है। समस्या ये है कि अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है। तो क्लियर का सुझाव है कि हम उसमें तत्काल संतुष्टि का कोई एलिमेंट जोड़ें। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है कि अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे हर बार जिम जाने पर कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या कोई छोटा सा इनाम खुद को देना, ये सब दिमाग को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है और आदत को मजबूत करता है। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। समीक्षा के हिसाब से ये ढांचा काफी सीधा और कार्रवाई करने लायक है। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जिसे समीक्षा ने किताब का एक बहुत ही अनूठा और शक्तिशाली हिस्सा बताया है, पहचान आधारित आदतें। ये आइडिया कि लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय इस पर ध्यान देना कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, ये ज्यादा प्रभावी क्यों है समीक्षा के मुताबिक? हाँ, समीक्षा इसे किताब के सबसे गहरे विचारों में से एक मानती है। देखिए, पहचान आधारित आदतें इसलिए ज्यादा टिकती हैं, ज्यादा स्थायी होती हैं, क्योंकि वे सिर्फ बाहरी परिणाम जैसे वजन घटाना पर फोकस नहीं करती, बल्कि आपकी सेल्फ इमेज, आपकी आत्म छवि से जुड़ जाती हैं। आत्म छवि से? हाँ, जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, जैसे मैं एक रनर हूँ या मैं रोज पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, तो उस आदत को निभाना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो आपकी स्वयं की पहचान की पुष्टि करता है। समीक्षा बताती है कि क्लियर का तर्क है कि आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। ये प्रेरणा का एक ज्यादा गहरा, ज्यादा अंदरूनी और स्थायी स्रोत है, बजाय इसके कि आप सिर्फ किसी बाहरी लक्ष्य का पीछा कर रहे हों। मतलब आदतें हमारे होने का हिस्सा बन जाएं, ना कि सिर्फ करने का। ये सोचने का तरीका वाकई अलग है। लेकिन क्या समीक्षा इस बात पर भी गौर करती है कि भाई अपनी पहचान बदलना कितना मुश्किल हो सकता है? ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या उतना ही आसान है करना? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समीक्षा मानती है कि पहचान बदलना एक क्रमिक, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, और किताब इस बात पर जोर देती है कि आप इसे छोटे छोटे कामों से साबित करें। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं, तो आप अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। एक वोट? हाँ, एक वोट। ये रातों रात नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन हर छोटा कदम उस नई पहचान को मजबूत करता जाता है। समीक्षा इसे एक व्यवहारिक नजरिया मानती है, हालांकि ये स्वीकार करती है कि अगर कोई गहरी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, तो शायद और मदद की जरूरत पड़ सकती है। समझ गया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो समीक्षा सामने लाती है, वो है आत्मनियंत्रण और माहौल के बीच का रिश्ता। किताब कहती है कि सेल्फ कंट्रोल इच्छा शक्ति से ज्यादा माहौल को ठीक करने, उसे आकार देने के बारे में है। ये आम धारणा से थोड़ा हटकर है, जहां हम सोचते हैं कि भाई जिसमें स्ट्रांग विल पावर है वही सफल होता है। समीक्षा इस पर क्या कहती है? हाँ, और समीक्षा इस बिंदु को काफी महत्व देती है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि समीक्षा के अनुसार क्लियर का तर्क है कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट अक्सर हमारे व्यवहार को चलाने वाला अदृश्य हाथ होता है। अदृश्य हाथ? हाँ, जिन लोगों में हमें लगता है कि बहुत सेल्फ कंट्रोल है, वे अक्सर ऐसे माहौल में रहते या काम करते हैं जहाँ प्रलोभन कम होते हैं या अच्छी आदतें करना आसान होता है। वो अपनी इच्छा शक्ति का बार बार इम्तिहान लेने से बचते हैं। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि मुद्दा ये है कि अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि सही चुनाव करना आसान हो जाए और गलत चुनाव करना मुश्किल। समीक्षा मानती है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है,
वो थक जाती है, जबकि एक सहायक माहौल का असर ज्यादा टिका हो सकता। तो समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने खेलने का मैदान ही बदल देना ज्यादा कारगर रणनीति है। ये तो कई लोगों के लिए काफी उम्मीद जगाने वाली बात हो सकती है। अच्छा, समीक्षा में अव्यक्त क्षमता का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का भी जिक्र है। कहीं कहीं इसे निराशा की घाटी भी कहा गया है। ये क्या है और समीक्षा क्यों कहती है कि इससे निराश नहीं होना चाहिए? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिससे समीक्षा ने उजागर किया है। अव्यक्त क्षमता का पठार उस शुरुआती दौर को दिखाता है जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखते। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। बिल्कुल। समीक्षा क्लियर के बर्फ पिघलने वाले उदाहरण को बड़ा प्रभावी मानती है। सोचिए, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे से बढ़कर -5, -4, -2, -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन बर्फ तब तक नहीं पिघलती जब तक वो ठीक 0 डिग्री यानी पिघलने के बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। हाँ, सही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तापमान बढ़ने से कुछ हो नहीं रहा था, असर अंदर ही अंदर जमा हो रहा था, बस दिख नहीं रहा था। तो ये एक तरह का अदृश्य विकास है जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है और हमें बस धैर्य रखना होता है। बिल्कुल सही। समीक्षा के अनुसार आदतें भी काफी हद तक इसी तरह काम करती हैं। परिणाम अक्सर लीनियर नहीं होते, सीधे नहीं बढ़ते, वो कंपाउंडिंग होते हैं, चक्रवृद्धि। शुरुआती दौर में प्रगति बहुत धीमी या ना के बराबर लग सकती है, और यही वो निराशा की घाटी है जहां समीक्षा कहती है कि कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें फौरन नतीजे नहीं दिखते। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अगर प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए लगातार काम किया जाए तो आखिरकार एक ऐसा बिंदु आता है, एक थ्रेशोल्ड आता है, जहां परिणाम तेजी से दिखने लगते हैं। इसलिए समीक्षा इसे हतोत्साहित करने वाली चीज के बजाय एक चेतावनी मानती है कि धैर्य रखना और प्रक्रिया पर विश्वास करना क्यों जरूरी है। ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि क्या हम वो फौरी नतीजों की चाह छोड़कर प्रक्रिया की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करने को तैयार हैं? धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा, ये वाकई एक जरूरी सबक है, खासकर आज की दुनिया में जहां सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। चलिए अब जरा किताब की उन ताकतों पर नजर डालते हैं जिन्हें समीक्षा ने प्रमुखता से उभारा है। क्या खास बातें हैं? हाँ, तो समीक्षा के अनुसार किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी अत्यधिक व्यावहारिकता। मतलब ये प्रैक्टिकल बहुत है और इसमें कार्यवाही योग्य सलाह है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इस पर ज्यादा ध्यान देती है। और हर चैप्टर के आखिर में जो समरी दी गई है उससे इसे लागू करना और आसान हो जाता है। अच्छा, है कि इसके जो विचार हैं वो मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की सरल समझ पर आधारित हैं, और इसमें जो असल जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं, एथलीट्स, कलाकार, बिजनेसमैन, वो इसे विश्वसनीयता और प्रासंगिकता देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि विज्ञान को आम पाठक के लिए थोड़ा सरल किया गया है। और समीक्षा में शायद लेखन शैली की भी तारीफ है कि ये सीधी, आकर्षक और समझने में आसान है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा लेखन शैली को बहुत सुलभ और आकर्षक मानती है। इसके अलावा ये किताब जल्दी परिणाम देने वाले हैक्स के बजाय स्थायी बदलाव के लिए सिस्टम बनाने पर जोर देती है। इसे समीक्षा एक ज्यादा परिपक्व और टिकाऊ नजरिया मानती है। और जैसा हमने पहले भी बात की, पहचान आधारित आदतों पर जो इसका फोकस है, वो इसे कई दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करता है। समीक्षा इन सभी को इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता का कारण मानती है। ठीक है, तो ये तो हुई सारी खूबियां, लेकिन कोई भी समीक्षा संतुलित होती है ना? क्या इसमें किताब की कुछ संभावित कमजोरियों या सीमाओं का भी जिक्र है, कुछ कमियां? हाँ, एक निष्पक्ष समीक्षा की तरह इसमें कुछ संभावित कमजोरियों को भी माना गया है। पहला, समीक्षा नोट करती है कि कुछ पढ़ने वालों को इसके मुख्य सिद्धांत, खासकर वो जो 4 नियम हैं, थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं, क्योंकि उन्हें किताब में कई बार अलग-अलग तरीकों से समझाया गया है। अच्छा, मतलब रेपिटेशन है थोड़ा। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा, विज्ञान को सरलीकृत किया गया है। समीक्षा कहती है कि जो लोग विषय की गहरी वैज्ञानिक बारीकियां जानना चाहते हैं, उन्हें ये शायद थोड़ा सतही लगे। ओके, और क्या ये रणनीतियां हर किसी पर या हर सिचुएशन में काम करती हैं? क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है? ये तीसरी संभावित सीमा है जिस पर समीक्षा इशारा करती है। वो मानती है कि ये रणनीतियां सामान्य आदतों के लिए तो बहुत प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन शायद हर किसी पर या हर स्थिति में, खासकर अगर कोई जटिल मनोवैज्ञानिक मुद्दे हों या गंभीर नशे की लत जैसी स्थितियां हों, उनमें ये समान रूप से प्रभावी न हों। ये तो वाजिब बात है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि किताब का लक्ष्य
कोई गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि आम पाठक के लिए आदतों के विज्ञान को सुलभ और व्यवहारिक बनाना है। और उस लक्ष्य में ये काफी हद तक सफल है, लेकिन हाँ, इसकी अपनी सीमाएं हैं। समझ गया। तो ये एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है, कोई एकेडमिक ग्रंथ नहीं। और इसके असर, इसके इम्पैक्ट के बारे में समीक्षा क्या कहती है? जाहिर है ये बेहद लोकप्रिय किताब है। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि दुनिया भर में इसके लाखों करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं और ये लगातार बेस्टसेलर लिस्ट में रहती है और सबसे ज्यादा रेकमेंड की जाने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक बनी हुई है। वाह। सब में लागू होने की इसकी क्षमता। इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि कई कंपनियां, संगठन, टीमें भी इसके सिद्धांतों को अपना रही हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हमें इस पूरी चर्चा और समीक्षा का निचोड़ निकालना हो, एक सार बताना हो, तो वो केंद्रीय संदेश क्या है जो श्रोताओं को याद रखना चाहिए? देखिए, समीक्षा से जो केंद्रीय संदेश उभर कर आता है वो बहुत शक्तिशाली है और स्पष्ट भी। असाधारण परिणाम बड़े नाटकीय बदलावों से नहीं आते, वो आते हैं छोटी, लगातार की जाने वाली एटॉमिक आदतों से। छोटी आदतें? हाँ, सफलता का रास्ता इच्छा शक्ति से ज्यादा अच्छी प्रणालियां, अच्छे सिस्टम बनाने से होकर गुजरता है। और सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। समीक्षा का सार यही है कि भाई, छोटी शुरुआत करो, लगातार बने रहो और उस चक्रवृद्धि प्रभाव पर विश्वास रखो। छोटी शुरुआत, लगातार प्रयास और बड़ी सोच, ये वाकई ध्यान लेने लायक बात है। हाँ, और समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि किताब की असली कीमत सिर्फ इसके विचारों में नहीं है, बल्कि इसकी व्यावहारिकता में है। ये कैसे करें पर फोकस करती है। लक्ष्य पर जुनून सवार करने के बजाय प्रणाली बनाने पर जोर देना। समीक्षा के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव है जो इसे आम पाठक के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी बनाता है। कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष काफी सकारात्मक है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन संसाधन है जो अपनी आदतों को समझना और सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे इस चर्चा और समीक्षा से जुड़ता है, क्योंकि समीक्षा और किताब दोनों ही माहौल पर इतना जोर देते हैं। तो सोचिए, वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो कोई भी व्यक्ति आज अपने आसपास के माहौल में कर सकता है, जिससे कोई अच्छी आदत थोड़ी और स्पष्ट या थोड़ी और आसान बन जाए। बस एक छोटा सा कदम माहौल को अपने पक्ष में करने की दिशा में।